चलो ध्यान दो बेटा, सदिश बीजगणित। कौन सा? सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। इधर देखा, ध्यान देना है, ठीक है, उधर नहीं। वेक्टर अलजेब्रा में तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनो। प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड का मतलब वही 1/, में कर देंगे, मतलब वही होता है कि मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट। वहाँ पे डिवीजन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि वेक्टर होता क्या है। तो क्या होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या टाइप की होती हैं, भौतिक राशियाँ दो टाइप की, एक स्केलर और एक वेक्टर। एक स्केलर होती है और एक स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल केवल आपको परिमाण की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कहने का मतलब ये, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें केवल केवल मॉडुलस की जरूरत होती है, यानी परिमाण की जरूरत पड़ती है, और हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। हमने आपको बताया था मॉडुलस और मैग्नीट्यूड में फर्क होता है। मॉडुलस, हिंदी में दोनों का मतलब एक ही है, हिंदी में दोनों का मतलब परिमाण। तो मॉडुलस का मतलब स्केलर क्वांटिटी का मॉडुलस निकालेंगे, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका क्या निकालेंगे बेटा, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और स्केलर का मॉडुलस, उल्टा नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे समझो। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक कोई आदमी है, वो 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है। तो एक बात बताओ, उसने कहीं पे ये लिखा है कि कितना चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है? ये तो लिखा है कि 100 मीटर चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है ये नहीं लिखा। तो यानी ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो यानी जितनी डिस्टेंस है, यानी जो दूरी है, वो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी बेटा, अदिश राशि होगी। टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर टू वर्ड्स ईस्ट। कहने का मतलब आप 100 मीटर तो चल रहे हो, लेकिन किस तरफ, ईस्ट की तरफ चल रहे हो, पूरब दिशा में चल रहे हो। कौन सी दिशा में, पूरब दिशा में चल रहे हो। तो 100 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है। 100 मीटर क्या है, ये परिमाण है। ये क्या बेटा, ये परिमाण है। और 100, और जो ईस्ट क्या है, ये तो दिशा है, यानी डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डिस्टेंस में क्या लगी हो, डायरेक्शन, डिस्टेंस में क्या लगा दो, डिस्टेंस में जब डायरेक्शन लगा दी जाती है तो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। याद है कि विस्थापन का मतलब ही यही होता है कि डिस्टेंस में क्या लगा दो, डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें हमें इस परिमाण भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। फिर बात करेंगे कि भाई, हाँ, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, ठीक है। उसके बाद समझो, कहीं पर भी ऐसा है कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वो तो फिजिक्स में बोल देते हो भाई, ऐसी राशियां जिनमें बताने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। एक थर्ड वैल्यू और भी है, वेक्टर के नियमों का पालन भी करती हो। वेक्टर के नियम कितने थे, दो, एक ट्रायंगल लॉ, एक क्वाड्रिलेटरल लॉ, यानी चतुर्भुज नियम और एक त्रिभुज नियम, ठीक है। त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम भी बात करेंगे, समझाएंगे वहां पे आगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि वेक्टर होता क्या है। तुम ध्यान दो सही सदा सिर्फ, ना तो तुम निकल लोगे पेपर में। तो बात समझ में बेटा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो तो परिभाषा फिजिक्स में है कि फिजिक्स में कह देते हैं कि भैया जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है उसे। लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे। क्या देंगे, लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट का मतलब रेखाखंड में क्या लगा दो, दिशा। रेखाखंड में क्या लगाओ, यानी इसी रेखाखंड में अगर हम डायरेक्शन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर। मैथ्स की लाइन लैंग्वेज में याद रखना है, डायरेक्शन किसमें, रेखाखंड में। तो रेखाखंड में अगर हम डायरेक्शन लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो लिखा होगा डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला था अगर डिस्टेंस में आप दिशा लगा दोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ अ स्केलर, सॉरी एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी जैसे लेंथ, लंबाई, ये कैसी स्केलर क्वांटिटी के थोड़े एग्जांपल हैं। आप इनको थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि पहली एक्सरसाइज आप करोगे तो उसमें सिर्फ यही पूछेगा कि कौन स्केलर है
और कौन वेक्टर। ठीक है, तो लेंथ यानी लंबाई, लंबाई को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत, वॉल्यूम आयतन, आयतन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व का बेसिक फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान भी स्केलर है और आयतन भी स्केलर है, तो पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान तो है स्केलर। वेक्टर, एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल पढ़ोगे तो क्या आएगा बेटा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन में, डायरेक्शन किस में लगी हो, डिस्टेंस में, यानी दूरी में अगर दिशा लगा दें, या पर ऐसे कहते भी थे कि निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशि है, सदिश। फोर्स यानी बल, बल कैसी राशि है, सदिश। डिस्प्लेसमेंट जो तो वही है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग होता है। वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन से ही तो बना है। उसके बाद एक्सेलरेशन, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो है तो उसी का खानदानी। ये सब कैसी राशियां हैं सर, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यहाँ पे वेक्टर राशि क्या होती है, अगर वेक्टर की परिभाषा पूछते हो तो सीधे एक ही लाइन, अ लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन, एक रेखाखंड जिसमें क्या लगी हो, दिशा लगी हो। क्या लगी हो, वैद्युत धारा स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर ऑप्शन में स्केलर, वेक्टर और टेंसर तीनों ऑप्शन में दिए हों तो टेंसर क्वांटिटी लगाएंगे। उसमें वो उस बेस पे दिया होगा रेखाखंड के बेस पे, उसमें एर रेखाखंड प्लस डायरेक्शन, अरे समझो समझो, वो इस बेस पे दिया होगा। और जब आप करंट की बात करें तो ए से बी की तरफ जा रही है, तो ए से बी क्या है, रेखाखंड मिल गया, प्लस क्या लगा दी, डायरेक्शन। वो इस बेस पे कह दिया होगा। लेकिन अगर फिजिक्स में आएगा तो टेंसर क्वांटिटी लिखेंगे। मैथ्स में अगर आपको सदिश लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ्स की डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है एक रेखाखंड जिसमें क्या लगी हो, डायरेक्शन। कोई कहता है कि भाई कोई करंट है ए से किधर जा रही है, बी की तरफ, तो कितने एम्पियर की है, मान लो 5 एम्पियर की करंट है, ए से बी की तरफ क्या है, डायरेक्शन लग गई। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहेंगे बेटा इधर देखो, रेखाखंड प्लस डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आप करंट को क्या कह सकते हो, वेक्टर। लेकिन फिजिक्स में ऐसा मत कर देना, वो टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि फिजिक्स इस डेफिनेशन को नहीं मानेगी। बात समझ में आई। तो ये इतनी बात ध्यान रखना, वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा, रेखाखंड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन अगर कोई डिटेल की बात कहेगा तो लिखेंगे भाई जो वैद्युत धारा है वो सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए वो ऑप्शन में अदिश है तो पहले अदिश लगाओगे। अगर अदिश और प्रदिश दोनों हैं तो प्रदिश, भाई सीधी सी बात, बाप बेटा दोनों आ जाए तो बाप की इज्जत पहले होगी, तुम्हारी तो वैसे भी ना है। बात समझ में ही नहीं आई भाई, आदेश प्रदेश दोनों होंगे तो इज्जत तो प्रदेश की रखेंगे ना हम, याद रखना। आ सकता है पहले, ज्यादातर स्केलर और वेक्टर में आदेश ही पूछते हैं। अब बात आती है बेटा कि वेक्टर में, किसमें, वेक्टर में ये जो डंडा आपको दिख रहा है, ये जो डंडा आपको, समझो, ये जो डंडा आपको दिख रहा है, इस डंडे को बोलते हैं परिमाण। इस डंडे को क्या बोलेंगे, इस डंडे को क्या बोलोगे, परिमाण। इस डंडे को परिमाण बोलेंगे। और यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है इसको बोलेंगे दिशा। इसमें 2 पॉइंट होते हैं बेटा, एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट। जो फाइनल पॉइंट होता है इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। बात समझ में आई। उसके बाद बात करेंगे कि बेटा यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन पॉइंट ए टू बी। लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन, एक ए बी एक रेखाखंड है जिसमें डायरेक्शन लिखी हुई है ए से बी की तरफ। तो बताइए ये वेक्टर है या नहीं, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि हम वेक्टर क्वांटिटी को नोटेट कैसे करते हो, मतलब दिखाओगे कैसे। तो जितने भी ABCD के अल्फाबेट्स हैं, जितने भी ABCD के क्या हैं
अल्फाबेट है, अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा के, जैसे ए वेक्टर है कोई तो ए के ऊपर एरो लगा के, इसमें ये जो दिखता है ये, इसको बोलते हैं क्या, टेल, जैसे पूंछ कहते हो, ठीक है, और इसको बोलेंगे हेड, नोक, ठीक है। ये दिशा बताएगा और ये बताएगा कि भैया उसकी लंबाई कितनी है। लंबाई का मतलब परिमाण कितना है। देखो कभी भी ध्यान रखिएगा, परिमाण का मतलब वही मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, तो परिमाण का मतलब होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर की लंबाई कितनी है, इस वेक्टर की लंबाई कितनी है। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़े। यहाँ पे लिखा है ए बी कोई वेक्टर है। ए बी क्या है? ए बी कोई वेक्टर है और हमें ए बी का मॉडुलस चाहिए। ए बी का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कह सकते हो। मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये पता चल जाए सर डंडे लगे हुए होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है मैग्नीट्यूड का मतलब? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का मतलब होता है लेंथ ऑफ ए बी, यानी इस वेक्टर की लंबाई कितनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? इस वेक्टर की लंबाई कितनी है, ठीक है। 2 मीटर 3 मीटर डजंट मैटर, कितनी भी हो, आपका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस वेक्टर की लंबाई। जब भी क्वेश्चन आए कि यहाँ पर ऐसे कह सकते हो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ए से बी पॉइंट तक की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी। ए से बी तक की दूरी को ही हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। जब भी कहीं पर भी मॉडुलस दिखे, मैग्नीट्यूड दिखे, तो उसका मतलब समझ जाओ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात हो रही है, या लंबाई की बात हो रही है, या दूरी की बात हो रही है। नहीं आई बात समझ में? आगे देखो, लेंथ ऑफ ए बी, यानी इस डंडे का मतलब ही हो गया ए बी की लंबाई। ए बी क्या है? वेक्टर है, और उस वेक्टर की लंबाई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आगे परिमाण का मतलब क्या बताया था अभी मैंने? लेंथ ऑफ वेक्टर होता है। परिमाण का मतलब होता है लेंथ ऑफ वेक्टर की लेंथ कितनी है। उसके बाद किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप सही से ध्यान दें, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? लंबाई। मैग्नीट्यूड क्या होती है इस वेक्टर की? और लंबाई कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी लंबाई कभी नेगेटिव माइनस में नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देना मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब, आप मैग्नीट्यूड दिमाग में मत डालो, ये डालिए कि मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का डिस्टेंस फार्मूला तो याद ही है, वही डी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वो कैसे निकला था? पाइथागोरस प्रमेय से। ये भी पता होना चाहिए कि सर अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला नहीं याद है तो आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर पूछा गया है तो आप कैसे निकालोगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। अब बात आएगी यहाँ पे पोजीशन ऑफ वेक्टर। पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश। क्या कहेंगे? स्थिति सदिश। कहते हैं ना आज हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति कहाँ से बताई जाती है? ओरिजिन से। जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो उनकी स्थिति कैसी होती है? खराब। फीवर आ जाए तो स्थिति कैसी है? बोलते भी हैं, लेकिन यहाँ तो बोला जाता है तबीयत कैसी है। वहाँ पे पूछा जाता है स्थिति कैसी है, ठीक है। तो सिचुएशन कैसी है वो अलग बात है। सिचुएशन लड़ाई वाली बातें होती हैं कि जहाँ लड़ाई होती है वो वहाँ पूछते हैं सिचुएशन कैसी है। यहाँ पूछेंगे स्थिति वेक्टर। सुनो, स्थिति वेक्टर क्या है? किसी भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर को ओरिजिन से बताने वाले, यानी ओरिजिन से किसी वेक्टर की स्थिति बताओ कि आप ओरिजिन से कितनी दूरी पर हो। किसी भी वेक्टर की ओरिजिन से, कहाँ से? ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। किसी भी वेक्टर की ओरिजिन से पोजीशन बताने वाले वेक्टर को, ओरिजिन से क्या बता रहा है? पोजीशन बताने वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बात समझो यहाँ पे, कहाँ से बताना है? ओरिजिन। अब इस पॉइंट P है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x, y, z। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो शिवम एक्स, वाई, जेड आपको पॉइंट मिल गया। और ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0,0। और आपको मालूम होगा दूरी फार्मूला कि अगर कोई कहे कि
ओपी का मॉड बताइए, ओपी का मैग्नीट्यूड बताइए, या ओपी का परिमाण बताइए। तो परिमाण का मतलब ओपी पे क्या लगा दोगे, ओपी पे क्या लगाओ, ये डंडा, ये डंडे का ही मतलब हो गया यहां से यहां तक की लंबाई, या फिर ओ से पी तक की दूरी, ओ से पी तक की क्या बेटा, दूरी। तो आप दूरी फार्मूला लगा के बता सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चेक करो बेटा, x2 माइनस x1 जीरो, चेक करो यहाँ पे। तो ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, यानी ओपी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट पी का। हम कहते हैं कि तुम इस कंडीशन पर बैठे हुए हो, तो किसी भी वेक्टर की ओरिजिन से पोजीशन बताने वाले वेक्टर को हम ओरिजिन पोजीशन वेक्टर। इसकी दूरी निकालने की बात कही जाए, मॉडुलस की बात कही जाए, तो आप कौन सा फार्मूला लगा लो, मैंने बोला था मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर यार, यानी लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर, लंबाई निकालनी है मेरे को। लंबाई का मतलब ही क्या होता है बेटा, दूरी। लंबाई का मतलब क्या होता है, दूरी। तो मैं यहाँ पे दूरी की बात करूंगा, तो दूरी कैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चेक करिए, x माइनस जीरो, बात ये है ना कि सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि हम ओरिजिन से उसकी कंडीशन को बता रहे हैं कि ओरिजिन से वो कितनी दूरी पर। फिर समझो, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर होता है, उस वेक्टर की लंबाई कितनी है। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से लगा लो, ऐसे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का। अब कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो आप उस तरीके से फार्मूला लगा दो। उसके बाद देखो यहाँ पे, किसी भी पॉइंट P का ओरिजिन से वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है, बता दिया। सीधे एक ही लाइन में कह सकते हो, किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं है मैंने P बोला, कोई भी पॉइंट कह सकता है। किसी भी पॉइंट P का, किसी भी पॉइंट P का ओरिजिन से वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ओरिजिन से वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आपका टाइप है को इनिशियल वेक्टर। कौन सा, अच्छा इनिशियल का मतलब समझते हो, शुरुआत। कहते ना, जब ऐसे वेक्टर जिनकी शुरुआत एक ही पॉइंट से हो, ऐसे वेक्टर जिनकी शुरुआत एक ही पॉइंट से हो, तो ऐसे वेक्टरों को हम कोइनिशियल वेक्टर, हिंदी में समरेख सदिश या सह अदिम सदिश कहते हैं। ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। चेक करो, ए वी वेक्टर है और ए सी वेक्टर है, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही है ना, दोनों शुरू तो एक ही पॉइंट से हुए। तो इन दोनों वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं, हिंदी में समरेख सदिश और सह अदिम सदिश कहेंगे। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा कि पहचानिए कौन सह अदिम है, कौन सा या समरेख है। तो आपको याद रखना है, आपको चेक करना है, उस फिगर को ध्यान से देखना, उसमें देखना कि कौन सा वेक्टर ऐसा है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे पढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर, कौन सा वेक्टर, वो सॉरी कोलिनियर वेक्टर्स, को इनिशियल तो हो गया, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से, हिंदी में सररेख सदिश। इसके क्वेश्चन भी ज्यादा बनेंगे, सररेख सदिश के क्वेश्चन भी बनेंगे। पहले तो समझो कि सररेख सदिश होता क्या है। सररेख सदिश ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन के अलोंग होते हैं, एक ही लाइन के अलोंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक वेक्टर बोला यहाँ पे ए, और एक वेक्टर यहाँ पे बोला वी, और एक वेक्टर बोला एक ही लाइन के अलोंग है, एक ही लाइन के अलोंग है, मतलब एक ही लाइन पे लगे हुए हों, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो। पहली डेफिनेशन तो ये कहती है कि सररेख सदिश वो होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं। लेकिन ये बात दिमाग में मत डाल के रखना सर एक ही लाइन पे होंगे उनको हम सररेख बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर वी वेक्टर सी वेक्टर, इनको भी हम कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। कौन से मेथड से, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, याद है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, मैंने फ्री वेक्टर पढ़ाया था। फ्री वेक्टर क्या होते थे, कि फ्री वेक्टर क्या होते हैं,
दोज वेक्टर्स, अगर आप ऐसे वेक्टर जिनका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करो और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करो, कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर दिख रहा है आपको, इस वेक्टर को उठाइए, चाहे आप यहां पर लगा दो, पैरेलली डिस्प्लेस करना है, समांतर तरीके से उठाओ, ऐसे ही ले जाके रख दो। ऐसा नहीं होगा कि इस वेक्टर को उठाया ऐसा करके रख दिया, कहना सर फ्री तो हो, कितना सर मुक्त सदिश क्या होते हैं कि मुक्त तो हो लेकिन इतने भी मुक्त नहीं हो, आप फ्री हो लेकिन आपकी डायरेक्शन ना बदले, आपका परिमाण ना बदले। कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इसका मान लो परिमाण 2 है, आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख दिया छोटा सा, यानी आपने इसका परिमाण क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये फ्री वेक्टर नहीं है, गलत है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर का मतलब होता है विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ना तो आपको मैग्नीट्यूड चेंज करना है और ना ही आपको डायरेक्शन बदलनी है। जैसे ऐसे वेक्टर लिखा हुआ है उसको उठाओ, उसको उठाओ, बिल्कुल ऐसे लगा दो लाइन पे, तो ना तो मैग्नीट्यूड बदले और ना ही किसी ने कह दिया कि सर डायरेक्शन इधर हटा के इसकी इधर कर दे, गलत हो गया सर। इसकी डायरेक्शन किधर है, दिस साइड, दिशा इधर है तो इधर है तो इधर ही रहनी चाहिए, इधर है तो इधर लगा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये वेक्टर, इस वेक्टर दिख रहा है, इस वेक्टर को उठाया यहां लगा दिया इस लाइन में, तो ये तीनों वेक्टर देखो एक ही लाइन में दिख गए नहीं दिख गए। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर ये बात समझ में आ जाए कि सर फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, तो फ्री वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनको ना तो आप परिमाण बदलो और ना ही आप उनकी दिशा बदलो, आप उसको कहीं भी समांतर तरीके से डिस्प्लेस कर सकते हो, ऐसे ही उठा के ले जाना। अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो आप ऐसे डिस्प्लेस कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि उसको उठाया ऐसा लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। कहना सर ये फ्री नहीं है, इतना भी फ्री नहीं है। कहीं पे फ्री क्लासेस होती हैं तो फ्री क्लासेस का मतलब इतना भी फ्री नहीं है, डाटा तब भी खर्च होगा। भाई फ्री क्लासेस तो हैं ठीक है, रिचार्ज कौन देगा रिचार्ज भी दे दो तो फ्री क्लासेस मानेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, पहली बात कोचिंग चली जाएगी, ठीक है। समझो फ्री वेक्टर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, कोई डाउट है। तो इसी में कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, सेम लाइन के अलोंग, सेम लाइन के अलोंग समझ रहे हो, एक ही लाइन के अलोंग वेक्टर्स या सेम लाइन के पैरेलल वेक्टर, एक ही लाइन के पैरेलल मतलब समांतर, समांतर वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। उन सबको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे, हिंदी में सररेख सदिश बोलेंगे। या तो ऐसे दिख जाए या ऐसे दिख जाए, ऐसे नहीं दिखे तो हम ऐसा कर देंगे इन्हें, इनको उठा के इधर लगा देंगे, इनको उठा के इधर लगा देंगे, वो हमारी मर्जी चलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जितने भी वेक्टर हैं वो सब फ्री वेक्टर हैं, क्योंकि हम स्वतंत्रता देश में रह रहे हैं, हम सब फ्री तो हैं, इतने भी नहीं है रोज पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान वाला गोली मारेगा डायरेक्ट, जाओगे नहीं जाएंगे ना, तो फ्री तो हो, इतने भी फ्री नहीं है। जैसे कहते हैं अभी हम फ्री हैं घर में घूमने के लिए, शाम को पापा घर पे आएंगे फिर कहियो हम फ्री हैं, वो कहेंगे बेटा काम करा, हम तो फ्री वेक्टर थे, आप हमें पैरेलली डिस्प्लेस कर दो, वो पैरेलली नहीं है, तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करेंगे, हो गया ऐसे, ठीक है देखोगे ऐसे, और दूसरे दिन पता नहीं कैसे दिखोगे। बात समझ में आ गई। तो आपको कोइनिशियल वेक्टर, दोज वेक्टर हैव सेम इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर यानी समरेख सदिश। और कोलिनियर वेक्टर सेम लाइन के अलोंग जितने भी वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, सेम लाइन के पैरेलल जितने वेक्टर होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। आया समझ में। उसके बाद बात करेंगे हम इक्वल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड सेम डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा भी एक ही हो और परिमाण भी एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ऐसे वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल डायरेक्शन। बात समझ में आई, मैग्नीट्यूड सेम, जितना वेक्टर लंबा ये है उतना ही वेक्टर लंबा ये होना चाहिए, और इसकी डायरेक्शन दिस साइड है तो इसकी भी डायरेक्शन इसी साइड होनी। बात समझ में आई। आगे बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर्स, हिंदी में भैया ऋण सदिश लिखा हुआ, हिंदी में समान सदिश और ऋण सदिश। ऋण सदिश में थोड़ा सा फर्क है, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इतना फर्क है कि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी इसकी होगी,
जिधर दिशा है देखिए उसकी दिशा सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें कहता है लंबाई दोनों की समान होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। एक की अगर पूरब की तरफ है तो एक की पश्चिम की तरफ। भाई राम रावण वाली कंडीशन का होना चाहिए, ठीक है। एक सही हो, एक घर बनाने का काम करे, वो ईंटें लगाए, दूसरा उखाड़ के चलाए दूसरे दिन, कहेगा भैया भैया है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का कैसा है, बराबर है, परिमाण बराबर है। कहते हैं बाप के लिए तो दोनों बराबर ही रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसी है। लोग कहते भी हैं हमारा ये कॉलर ठीक है, वेरी कॉलर ऐसी है ऐसी। परिमाण तो दोनों का कैसा है भाई, हिस्सा बंटवारा होगा तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा अपोजिट होगी। बात समझ में आई। जैसे कुछ फैमिली मेंबर्स में होता है कि दो लड़के होते हैं तो एक के साथ माँ बाप रह रहे हैं और एक के साथ नहीं रह रहे हैं। क्यों नहीं रह रहे हैं? क्योंकि उसकी हरामखोर की डायरेक्शन इधर होगी, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, एक बेकार है। फॉर एग्जाम्पल होता है। अच्छा मेरे के लिए कह रहे हो आया समझ में? इतना समझ आया बेटा? ऐसे वेक्टर जिनका बेटा परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। तो भाई कहते हैं भाई हिस्सा बंटवारा तो समान होगा लेकिन डायरेक्शन क्या कर दी जाएगी, चेंज कर दी जाएगी। इसलिए घरों में दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। यूनिट वेक्टर आगे आगे पॉइंट नंबर 5 पे देखिए बेटा, यूनिट वेक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इसके काफी क्वेश्चंस आप करोगे यूनिट वेक्टर के, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, सुनो ध्यान से, सुनिए। ऐसा वेक्टर, ध्यान सुनना, कोई वेक्टर है, इसको समझो, कोई वेक्टर है और उस वेक्टर का मान लो इसका परिमाण 6 यूनिट है। कितना है? यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई वगैरह लगा देंगे। 6 यूनिट का मतलब होता है कि इस वेक्टर की जो लंबाई है, इस वेक्टर की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 यूनिट है। मान लो 6 मीटर है या 6 किलोमीटर, समझो यूनिट का मतलब ये है, ठीक है। अब मान लो यहां पे ध्यान दे बेटा, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में, इसी वेक्टर की, अगर इसकी डायरेक्शन बेटा ध्यान देना, अगर इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, किधर है, पूरब की तरफ है, तो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर। मान लो यूनिट को छोड़ के हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कितनी है, 6 मीटर। 6 मीटर में 1 2 3 4 5 और ये डिवाइड कर दिया, उसमें उसी की डायरेक्शन, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में जो 1 मीटर लंबाई वाला वेक्टर होगा, 1 मीटर लंबाई वाला जो वेक्टर होगा उसी को कहते हैं हम यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। उसी वेक्टर की डायरेक्शन में, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में जो एक लंबाई वाला वेक्टर होगा, एक यूनिट वाला जो वेक्टर होगा, उसी वेक्टर को बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। याद रखना, उसी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन मत बोल देना, मतलब उस वेक्टर की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में। क्वेश्चन है इसमें बहुत पूछे जाएंगे। वो कहेगा एक वेक्टर है, इसका एकांक सदिश निकालिए या मात्रक सदिश निकालिए, तो तुम क्या करोगे, पूरा वेक्टर है, पूरा वेक्टर है। अब पूरे वेक्टर को हम क्या करेंगे, हमें पूरा वेक्टर तो नहीं चाहिए, यूनिट वेक्टर को आप ध्यान से समझो, इसके कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। ये पूरा वेक्टर है, अब वो कह रहा है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। तो वो ये नहीं कह रहा कि पूरा वेक्टर निकाल के दे दो, उस वेक्टर मेरे को इतना वाला चाहिए जिसकी लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए। पूरे वेक्टर की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि मेरे को वो वेक्टर चाहिए जिसकी जो लेंथ है, जिसकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। मेरे को इतने वेक्टर की बात करनी है, मैं पूरे वेक्टर की बात। तुमको क्वेश्चन और भी देगा, वो कहेगा एक वेक्टर इतना है, ए है, बी वेक्टर है, फिर कहेगा इनको जोड़ो, जोड़ने के बाद वेक्टर बनेगा, जोड़ने के बाद वेक्टर बनेगा। वो कहेगा मेरे को वो वेक्टर नहीं चाहिए वगैरह, फिर तुमने जुड़वाया क्यों, पहले सोचो। वो कहेगा ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, और फिर कहेगा इन दोनों वेक्टरों को जोड़ो, और जोड़ने के बाद वो कहेगा मेरे को ये वेक्टर तो चाहिए नहीं था, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो कहने का मतलब आपको वो वेक्टर नहीं चाहिए। मान लो कोई वेक्टर निकल आया बड़ा सा, उसका परिमाण 8 10 जो भी हो, उसको 8 यूनिट का चाहिए ही नहीं है, एक लंबाई वाला वेक्टर उसको चाहिए। तो एक लंबाई वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नहीं पता? चलो बताते हैं, सुनो कैसे निकालेंगे, इसको जरा ध्यान से समझो।
ये यूनिट वेक्टर है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यूनिट वेक्टर में यहाँ पे नोटेशन याद रखना, उसको हम कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इकलौता आदमी है ना कि भाई 8 परिमाण था, 8 में तुमने एक ही लंबाई का वेक्टर लिया। जैसे कहीं पे मिठाई खाने की बात आ जाए तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, 8 पहले खाएंगे, एक का बाद में सोचेंगे। लेकिन लेडीज डिपार्टमेंट वैसे चाहे घर में पूरी प्लेट साफ कर जाए, लेकिन जब कोचिंग वगैरह कहीं पे होगी तो एक को भी आधा करेंगे, कहीं कहेंगे सर हमें पूरा नहीं चाहिए है, यूनिट वेक्टर वाला में इतना चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए। और इन लोगों को दे दो तो डिब्बा भी पता ना चलेगा सर कहाँ गया। कहेंगे सर हमको तो 8 यूनिट, तभी तो हमको समझ में नहीं आता कि हम लोग पूरी 8 यूनिट वाला वेक्टर निकाल के रख देंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, वो कहेगा ऐसा वेक्टर निकालो जिसका परिमाण 8 हो, जिसका परिमाण 8 हो। तो क्या करोगे सर? अरे क्या फर्क पड़ता है, पहले एक रसगुल्ला खाओ, फिर एक एक करके 8 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 8 खा लो। नहीं समझे? लेकिन सबसे पहले आपको एक खाना, लेकिन अगर तुमको डायरेक्ट 8 खा लोगे, डायरेक्ट 8 नहीं खा सकते, लेकिन पहले करके एक खाएंगे, फिर एक करके निपटा देंगे। जरा ध्यान दो यहाँ पे, अगर शिवम यहाँ पे हम बात करें ये यूनिट वेक्टर है, तो बेटा एक बात बताओ, ये पूरे वेक्टर का नाम क्या है? ए वेक्टर। पूरे वेक्टर का नाम क्या है? ए वेक्टर। और इस वेक्टर का अगर हम परिमाण की बात करें, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी इसकी लंबाई की बात करें, किसकी बात करें? लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने? 1 2 3 4 5 और 6। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 6 यूनिट। यूनिट का मतलब कोई भी इकाई लगा सकते हो यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद ध्यान से देखो शिवम, इसमें एक एक लंबाई के गैप हमने किए हैं, क्यों करें? यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी ये भी शिवम एक गैप होगा। इधर वाला पार्ट देखेंगे तो ये भी एक गैप होगा, और ये भी एक गैप होगा, और ये वाला भी एक गैप होगा, और ये वाला भी क्या होगा? एक गैप होगा, और ये वाला भी। किसी को भी आपको डिब्बा थमाया, आपको एक ही लड्डू उठाना है, 2 नहीं उठाने हैं, कोई सा भी एक निकाल दो, यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। अब एक बात समझो यहाँ पे, ये एक कैप एक कैप एक कैप कितने हो गए? 6 ए कैप। कितने हुए? 6 ए कैप हुआ या नहीं हुआ? अब 6 ए कैप हो गया, ठीक है सर। अब 6 ए कैप, लेकिन ये पूरे वेक्टर का नाम क्या था? यानी 6 ए कैप किस वेक्टर के बराबर होगा? ए वेक्टर के बराबर होगा, नहीं होगा? अब मेरे को तो ये चाहिए था, ये चाहिए था। डिब्बा खिलाया है तुम्हें, एक ही लड्डू खाना है, बालक और भी तो हैं, बालक पूरा डब्बा ही निपटा देंगे। मेरे को तो सिर्फ एक कैप चाहिए। तो बताओ बेटा, एक कैप की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये 6 कहाँ जाएगा? तो ए वेक्टर अपॉन में 6 आएगा। और 6 को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यानी इसका फार्मूला क्या बना? ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो कहने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, समझो जरा ध्यान से, कि अगर कोई वेक्टर आपको दिया है और उसका यूनिट वेक्टर आपसे पूछा है, तो यानी पूरा वेक्टर दे दिया, वो कह रहे इतना सा निकाल के दिखाओ मेरे को, इतना सा निकाल के दिखाओ। तो तुम क्या करोगे? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। मान लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 आया, तुमने 6 लिख दिया, और उसी वेक्टर को 6 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। उसी वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो? उसी वेक्टर को 6 से डिवाइड कर दो, और 6 उसका मैग्नीट्यूड। तो जब भी क्वेश्चन मिले आपको यूनिट वेक्टर का, तो क्या करोगे कि वो वेक्टर लिखो, जो भी वेक्टर दिया हुआ है, सीधे उसके मॉडुलस या मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? मैग्नीट्यूड का मतलब उस वेक्टर की लंबाई से भाग कर दो। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर दिखाओ, कहना सर ये वेक्टर है, और उस वेक्टर की लंबाई से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। कभी तुमने मिठाई वाली दुकान में देखो, वो डिब्बे को देख के बता देते हैं इसमें कितने लड्डू आएंगे। एक लड्डू का साइज चेक करते हैं और टोटल डब्बे की लेंथ, बोले इतने आ जाएंगे। कहते नहीं कहते? उन्हें आइडिया होता है, वो उतने ही पैक करते हैं ना। तो इन लोगों को मिठाई के डिब्बे पैक करने को देते तो पूरा ऊपर लेके आएंगे, सर कहेंगे 1 किलो या 4 किलो, कहेंगे अब ज़्यादा आ गए, कोई बात नहीं, अब ज़्यादा रखेंगे तो टूट जाएंगे, अब इतने ही ले जाओ। बात समझ में आई? तो हमें यूनिट वेक्टर से फिर समझो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। कई टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो बनेगा, एक वेक्टर दे देगा तुमको, कहेगा एकांक सदिश निकालो, तो सीधे उस वेक्टर को ढूंढो और उसके मॉडुलस से क्या कर दो? भाग कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फिर क्वेश्चन ऐसे कहेगा, सर हमें एक वेक्टर दिया है ए और एक वेक्टर दिया है बी, और कहेगा पहले इनको जोड़ो।
अब मान लो एक वेक्टर दिया ए, उसका भी परिमाण कुछ होगा, एक वेक्टर दिया है उसका भी परिमाण कुछ होगा, भैया लंबाई तो सबकी होगी। और कह रहे फिर उनको जोड़ो, जोड़ने के बाद मान लो उसकी लंबाई आई 25 यूनिट, कितनी आई? और कह रहा मेरे को ये चाहिए ही नहीं था, तो तुमने जुड़वाया क्यों? वो कह रहा मेरे को 25 नहीं चाहिए है, पहले जोड़ो फिर एक लंबाई वाला निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? जो वेक्टर आया उसके 25 से भाग कर दो डायरेक्ट, उसकी लंबाई से, उसकी लंबाई से भाग कर दो। और एक आध सोच रहा होगा कि डेफिनेशन कहती है कि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो एक ही तो है। कैसे? अरे भैया इसका निकालो तो ये भी 6 आएगा, इसका निकालो तो ये भी 6 ही है, 6 को 6 से भाग करोगे तो एक ही तो आएगा, एक ही तो। अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड लगाएंगे, इसमें मैग्नीट्यूड लगाएंगे, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 6 ही तो आएगा, वो सॉरी 1 ही तो आएगा। 6 यहाँ 6 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया? ये मत पढ़ो कि जिसका परिमाण 1 होता है, वो तो ठीक है पढ़ लिया, लेकिन कैसे? एक वेक्टर की डायरेक्शन में एकांक लंबाई वाला जो वेक्टर होता है, एक लेंथ वाला जो वेक्टर होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यूनिट वेक्टर की लंबाई कितनी होती है? यूनिट वेक्टर की लंबाई 1 यूनिट होती है, एक इकाई होती है, यानी एकांक सदिश का जो लंबाई है। और सीधा सिंपल है, कोई वेक्टर दे, उस वेक्टर की लंबाई से भाग कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। बात समझ में आई? अब कहेगा सर जोड़ के यूनिट वेक्टर बताओ, तो जोड़ने के बाद उसका मॉड निकाल लो, फिर उसको मॉड से भाग कर दो। वो कहेगा सर ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना, जब क्वेश्चन आएंगे तो समझाऊंगा। यहाँ पे ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना है, कहेगा सर भाग करो, यूनिट वेक्टर निकालो, तो सीधे वो माइनस भी करवाएगा। क्या करवाएगा? माइनस करवाने के बाद जो भी वेक्टर निकलेगा, हो सकता है उसका परिमाण बड़ा हो सकता है उसका परिमाण, लेकिन मेरे को क्या करना है? उसके परिमाण से क्या करना है? भाग। लेकिन वो ये भी कहेगा जोड़ने के बाद आप वो वेक्टर बताओ जिसका परिमाण 8 हो, जिसका परिमाण, तो तुम पहले वेक्टर को जोड़ना, वेक्टरों को पहले जोड़ना, और जोड़ने के बाद क्या करना? पहले तो एक लंबाई वाला निकालो, एक लंबाई का निकाल लोगे, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 लंबाई बन गई। भाई 8 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? 8 परिमाण हो गया। तो उस तरीके के यूनिट वेक्टर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? सिंपल सा है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण तो जीरो है। परिमाण तो, परिमाण जीरो का मतलब लंबाई जीरो है, लंबाई जीरो है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? आर्बिटरी। पता ही नहीं सर डायरेक्शन किधर है, क्योंकि जीरो ना तो प्लस का होगा, हम कैसे कह सकते हैं सर डायरेक्शन किधर होगी? ठीक है, तो दोज वेक्टर्स जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिटरी डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी लंबाई तो जीरो होती है, लेकिन डायरेक्शन का आता पता नहीं होता है। बात समझ में आई? उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, अभी बोला था। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिनका ना तो हम परिमाण बदलें और ना ही हम दिशा बदलेंगे, ना तो परिमाण बदलेंगे और ना ही क्या बदलेंगे? दिशा बदलेंगे। उनको कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल कंसीडर ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर। इस चैप्टर में हम जितना भी पढ़ेंगे सबको क्या समझेंगे? फ्री वेक्टर है। कहना सर हम भी फ्री हैं, तो इतने फ्री नहीं हो कि हम का परिमाण बदल लो। आप परिमाण भी नहीं बदलना है और डायरेक्शन भी नहीं बदलना है, इनको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। देखो जैसे ये वेक्टर दिए हैं, दो वेक्टर, यहाँ से उठा के इधर लगा दो, इधर लगा दो, पीछे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिशा नहीं बदलनी चाहिए और परिमाण भी नहीं बदलना चाहिए। दोनों में कोई भी चेंज ना हो। अगर कोई चेंज है तो गड़बड़ है, कोई भी चेंज है तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं पे आप क्या कर रहे हो? गलती। क्या कर रहे हो? उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। गलती करोगे तो क्या मिलेगी? हाँ, बर्बाद होगी एक दिन। फ्री वेक्टर है तो फ्री वेक्टर है तो इतना भी फ्री नहीं है, उसको कहीं भी उठा के लेके चले जाओ। कहना सर इधर उधर तो खिसका सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको उठा के ऐसे घुमा दिया, डायरेक्शन भी बदल दी। ना डायरेक्शन बदल सकते हो और ना ही, जैसे तुमने देखा सुअर की गर्दन नहीं घूमती, सुअर की गर्दन नहीं घूमती है, तो भागेगा तो सीधा सीधा भागेगा। अरे थोड़ी घूमती है यार, मान ले
एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं और ध्यान नहीं देते ये लोग। चलिए, इतना तो आप अगर पढ़ोगे तो आपकी जो 10.1 एक्सरसाइज है वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन 10.2। 10.2 का इंट्रो, उसमें सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आपको ट्रायंगल लॉ। क्या पढ़ाया जाएगा? ट्रायंगल लॉ। इसमें मत रखना राकेश, उसमें से वो रखा हुआ पर एफिन निकाल दियो उसमें से, प्लास्टिक वाला निकाल लियो, ठीक है, उसको धुल लियो। ध्यान दो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ कि सदिश में त्रिभुज नियम होता क्या है। सिंपल सा नियम है, ज्यादा बड़ा नियम नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या होता है बेटा, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टरों का जोड़ इसके बराबर होता है, पर रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मतलब इनका ऑर्डर देखो, ए इधर जा रहे हैं, फिर जो इधर जा रहे हैं, इनका ऑर्डर ठीक है, लेकिन इनका ऑर्डर इधर है। वो कहता है मैं ना तेरी तरफ जाऊंगा ना इसकी तरफ जाऊंगा, अपोजिट जाऊंगा। जैसे पुष्पा पिक्चर में चलते हैं ना, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश का त्रिभुज नियम। कैसे ऐड करेंगे बेटा? इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ टू वेक्टर्स ए एंड, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड को हिंदी में कहते हैं संगत भुजा। संगत, संगत भुजा जानते हो? संगत भुजा का मतलब होता है एक भुजा से लगी हुई भुजा को, एक भुजा से लगी हुई भुजा को संगत भुजा कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से ज्वाइन है, तो एक भुजा के साइड में संगत, जैसे संगति होती ना दोस्तों में, एक से दूसरा लगा हुआ होता है। फिर कहते हैं हमारी औलाद बिगाड़ दी इन्होंने, और पता नहीं था सर हेड यही था बिगाड़ने के लिए, होता ना। कहते हैं और कहेंगे ये कि इसने बिगाड़ दिया, और मेन डिपार्टमेंट उसी का ही था। तो ध्यान देना यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स ए एंड वी, दो वेक्टर हैं बेटा ए और वी, रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड, दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही हूं, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की, त्रिभुज की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगी, टेकन इन एन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी, क्या होगा, अलोंग द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या होगा कि वो थर्ड साइड के सम के इक्वल के बराबर होंगी, बस ऑर्डर कैसा होगा, रिवर्स। इसका ऑर्डर अगर इधर है तो इसका ऑर्डर इधर होगा। डायरेक्शन देखो इन दोनों की, इसकी डायरेक्शन ये, अब मान लो सिंपल सा तरीका देखोगे बेटा, मेरे को यहाँ से यहाँ पहुंचना है या इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो दो तरीके हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचो यहाँ पे, लेकिन एक होता है मैं डायरेक्ट जाऊंगा। पुष्पा पिक्चर में यही तो होता है, पहले माल इधर बिकता है फिर इधर जाता है, वो कहे मैं डायरेक्ट भेजूंगा, तभी चलता है वहां पे कि डायरेक्ट हम सेलिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि वो अकेला उन दोनों के जोड़ के बराबर है। तभी वहीं पे कहता है फ्लावर समझाया गया है, वो वहां पे नॉर्मली कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे लग रहा है कि सर ये यहाँ पे गलत है, गलत नहीं है। इस अकेले की वैल्यू इन दोनों के प्लस के बराबर है, और वो भी रिवर्स ऑर्डर। ध्यान से देखो, नाम भी वही है, ऑर्डर कैसा है, रिवर्स है, उल्टा। अगर सीधा ही होता तो उन्हीं की डायरेक्शन में ना आता, तो पहले एक को माल बेचता फिर दूसरे को फिर तीसरे को। रिवर्स बैक गेयर देगा, सुना है नहीं सुना? उसी को इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स गेयर। अच्छा, हिंदी में भी बैक गेयर ही है, वो तो हिंदी में कहाँ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बैक गेयर। व्युत्क्रम गेयर बोल दिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई। चलिए आगे बात करेंगे पैरेलल ओग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स ऑफ एडिशन, यानी दो वेक्टरों को जोड़ने का चतुर्भुज नियम। कौन सा नियम? चतुर्भुज नियम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना है बेटा, आपको दो साइडें लेनी, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट बताया था, एक साइड से लगी हुई साइड, एक भुजा से लगी हुई साइड को एक तरीके से अगर देखा जाए कि चतुर्भुज नियम है क्या, त्रिभुज नियम ही है। इसको बीच से फाड़ो, फाड़ना नहीं है, मतलब विकर्ण डालना है, ठीक है। इसमें क्या डालना है, विकर्ण डालना है। तो बेटा एक बात मैंने बताई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, कि बेटा मुन्ना लाल तुम यहां से चलो
इधर लग जाओ चल के। नहीं समझे? अरे भैया हमने विकर्ण डाला, और विकर्ण डालने के बाद क्या कर दिया कि इसको इधर उठा के लगा लिया। बोले ना तो हमने तुम्हारी डायरेक्शन बदली है ना लंबाई, हम तो फ्री वेक्टर का तरीका लिए थे। आज तुम फ्री हो ना, चलो काम पे। जैसे घर में किसी दिन फ्री हो, संडे हो, बोले सर आज तो टीचिंग नहीं है, हमने हाँ नहीं है, बोले चलो खेत पे। उस दिन सर हम फ्री तो हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ना तो फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगवा देंगे घर वाले। ध्यान दे यहाँ पे, फ्री तो हो, तो आज फ्री वेक्टर का देखो यूज हुआ। ज्यादातर लोग होते हैं जिस दिन घर पे फ्री हो गए, कहेंगे बेटा इधर आज काम मत करो, आप इधर आ जाओ। तो इस वेक्टर को उठाया, और जैसे ही हमने इस वेक्टर को इधर लगाया, पुष्पा वाला सिस्टम फिर से तैयार। वो कहता तुम दोनों के जोड़ के अकेले के हम क्या है, बराबर। ठीक है, तो सेम है कि अगर दो वेक्टर एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एडजेसेंट बताया था, संगत भुजा को, दो वेक्टर एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो वेक्टर क्या होंगे बेटा, तो डायगोनल ए प्लस बी, इनका जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, ए प्लस बी किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गया त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम। त्रिभुज नियम समझ में आ गया, चतुर्भुज नियम भी समझ में आ गया। उसके बाद बात करेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर है। अगर वेक्टरों को आपको जोड़ना है तो आप जोड़ोगे कैसे, वेक्टरों को आप जो जोड़ना है तो जोड़ोगे कैसे। तो अगर कोई दो, या उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर आप कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप दो वेक्टरों को ऐड कर रहे हो, ए प्लस बी कर रहे हो या फिर बी प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन दोनों वेक्टरों को जोड़ोगे तो आंसर वही आएगा। चाहे आप पहले ए को जोड़ो बाद में बी को, या पहले बी को लिख दो। यानी ध्यान रखिएगा कि जो वेक्टर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव का हिंदी में मतलब होता है क्रम विनिमय नियम, यानी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी जो सदिश का जो जोड़ है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है सहचर्य नियम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। सीधी सी बात है, आप दो वेक्टरों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद थर्ड वेक्टर को जोड़ना, इसमें पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर इसको जोड़ो, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों आंसर कैसे आएंगे, बराबर ही आएंगे। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये आपको ये प्रूव भी करके दिखा सकते हो कि वो कहेगा सिद्ध करिए ये। और एक बात ध्यान दो बेटा, कम्यूटेटिव वेक्टर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए दो वेक्टर चाहिए, लेकिन सहचर्य नियम को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना है, मतलब आपको संतुष्ट करना है या दिखाना है, तो आपको क्या वेक्टर लेने पड़ेंगे, तीन। क्या वेक्टर लेने पड़ेंगे, पहले क्या करेंगे, दो में ऑपरेशन लगाएंगे ना थर्ड में लगा देंगे, फिर उसमें क्या कर, पहले दूसरे और तीसरे में लगाएंगे फिर फर्स्ट के साथ लगाएंगे, दोनों आंसर कैसे आएंगे, बराबर। ये बात मैट्रिक्स में भी थी, मैट्रिक्स में थी। मैट्रिक्स में क्या था कि भैया दोनों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से जोड़ सकते हो और सहचर्य नियम भी उसमें एडिशन में लगा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन उसके रूल्स अलग हैं। तो यहां पर इतने समझ में आया। उसके बाद किसी भी वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर को ऐड कर दें तो उस वेक्टर में कोई फर्क पड़ेगा, जीरो, अरे सीधी सी बात है, जिसकी कोई लंबाई नहीं है उसको ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझे। अभी यहाँ पे इतने पढ़ रहे हो, एक बेचारा गरीब आ जाएगा और पढ़ लेगा, भले उसके पास पैसा नहीं है, तो हम पे कोई फर्क पड़ेगा, हम पे क्या फर्क पड़ेगा, एक सीट खाली होगी बैठ जाएगा, बिल्कुल बुला सकते हो। बात समझ में आई? अच्छा, मतलब तुम लोग भी हो, इतने दिन तो बताया नहीं था बेटा। ए प्लस जीरो यानी जीरो वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो उस वेक्टर पे कोई फर्क। अच्छा एक बात ध्यान रखो, जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग अलग दुनिया के होते हैं, जिन्हें नल्ला कहते हैं, नल्ला। ठीक है, लेकिन हम अपनी यहाँ पे लैंग्वेज में यूज करेंगे, जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ए वेक्टर, ये इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव क्या है, जोड़ वाली आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को क्या बोलेंगे, एक इकाई, यूनिट है, एक
कुछ तो सिंबल दिया। कहते हैं भाई, कहते ना कभी कभी गरीबों को पढ़ाओ, भले ही ठीक फीस ना ली, एक दिन कम से कम कहेंगे तो फ्री पढ़ाया था। हैं, कह देगा सर हम इसकी आइडेंटिटी हैं किसकी इसकी आइडेंटिटी है, ना कि इसकी। जिसने पढ़ाया होगा वो तो कहेगा ना कि आइडेंटिटी किसकी है, पहचान। तो कहना आईडी कार्ड होता है, कह सर हम इनकी पहचान है, इन्हीं की वजह से पढ़े हुए हैं। तो उसको पढ़ाने से दो फायदे मिले, पैसे भले ही नहीं मिले, आइडेंटिटी मिल गई। क्या मिल गई? आइडेंटिटी मिल गई। तो आइडेंटिटी का भी भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसके बाद ध्यान सुनियो, अगर तुम आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, तुम लोग एक आध इनवर्स भी हो कि अगर कोई भी वेक्टर है तो उसका इनवर्स भी है। यहां पर जोड़ की बात हो रही है तो बेटा एडिटिव इनवर्स, जैसे कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए वेक्टर, नेगेटिव वाला माइनस। इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। इसको क्या करोगे? जीरो आएगा। तो यहां पर माइनस ए क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। ये जोड़ का इनवर्स है। जैसे 2 का -2, जोड़ वाला बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई वाला नहीं बोल रहा हूं। मल्टीप्लाई में अलग है, ठीक है। तो जोड़ का एडिटिव इनवर्स है किसका? पेपर में पूछ सकते हैं कि ए वेक्टर इतना है और माइनस ए वेक्टर इतना है, तो बताइए एक जो माइनस ए है वो क्या है? तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर, इसका तत्समक है, इसका तत्समक है, यानी इनवर्स है। इसे खत्म करना चाह रहा है, इसकी वैल्यू क्या लाना चाह रहा है? बेचारे में लंबाई तो है, और जैसे ही ये जुड़ेगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? जीरो, और दिशा का आता पता नहीं होगा। जैसे किसी की जमीन छीन ली जाती है, मूवीज में देखा है, फिर उसको जीरो वेक्टर की कंडीशन में दे दिया जाता है। अब तुम घूमो पूरा कंट्री में, हर तरफ तुम्हारी डायरेक्शन है, चारों दिशाओं में घूमते रहो, लेकिन आपकी दिशा फिक्स नहीं होगी। मूवीज में दिखाते हैं कि बेचारा किसी लोगों को करता रहता है, वही उनके क्या बन जाते हैं? इनवर्स। फिर उसी को छोड़ देते हैं, फिर वो जीरो वेक्टर की कंडीशन करने लगता है। लेकिन इनवर्स कौन थे? लोग कहते ना सांप को दूध पिला रहे थे, सांप को दूध पिला रहे थे, तुम अपने इनवर्स को दूध पिला रहे थे, वही तुम्हें काटेगा एक दिन, और तुम्हारी वैल्यू क्या कर देगा? जीरो। फिर याद आएगा सर ये आदमी हमारा क्या था? इनवर्स था। जैसे गांव में लड़ाई होती है तो वो इनवर्स को इन्हीं बोलते हैं, देखो ना हमारा दुश्मन, बोले यही है हमारा, जो हमारी वैल्यू को क्या कर दे? जीरो। बात समझ में आई? लेकिन तुम्हें क्या लग रहा, वो पिक्चरों में दिखाया जाता है, बोले हमें अगर बोले हम मर गए तो सांप भी बचेगा थोड़ी ही, काट लिया तो क्या हुआ, निपटा के मानेंगे। अगर एक बात हो, ए के साथ माइनस ए अगर ऐड हुआ, इसकी कौन सी इज्जत बची? हम भी तो कह सकते हैं कि माइनस साथ प्लस वाला ए ऐड हो गया, हो सकता है मैंने तेरे को जीरो कर दिया हो। तो अगर तुमने कहीं सांप ने काट लिया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम लगाएंगे। तुमने हमको जीरो करा तो आओगे तुम भी नहीं। जैसे कहते ना सर हम बर्बाद हुए तो छोड़ेंगे, तुम्हें भी नहीं। सर